हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1000 क्वेश्चन का PYQ लाए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। अगर आप ये सीरीज को देख लेते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सभी एग्ज़ाम में दोस्तों आप सही क्वेश्चन करके आइएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है 1 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया आपको बताना है दोस्तों। तो ये पारित किया गया 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ये जो पारित किया गया था ये वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय दोस्तों ये पारित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल पे डायरेक्ट शासन किया था। बंगाल पे डायरेक्ट शासन किया था, इसीलिए दोस्तों ब्रिटिश इंडिया ने दोस्तों इन पे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो चलते हैं अपने हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। हम लोग का दूसरा नंबर सवाल है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में दोस्तों गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों। तो ये जो सदस्य थे दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये 4 सदस्य थे। अगला नंबर सवाल है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों। अगला नंबर सवाल है वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था दोस्तों। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था और 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय किया गया था। उसके जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम वो एलिजा इम्फे थे। अगला नंबर सवाल है पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इन्होंने कंपनी के कार्य को अलग अलग किया था। तो वो कौन से कार्य थे आपको आंसर देना है। ऑप्शन देख के इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को दोस्तों अलग कर दिया गया था इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के वो 1774 ईस्वी में हुआ था और जो एक्ट आया था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये दोस्तों ये अधिनियम आया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। अगला नंबर सवाल है हम लोग का निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं तथा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का प्रावधान भी किया। तो ये दोस्तों ये अधिनियम है दोस्तों, इनमें दोस्तों विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी दोस्तों। तो ये कौन से अधिनियम के तहत की थी। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का भारतीय सरकार अधिनियम 1858। तो इसके तहत नहीं किए थे दोस्तों।
बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। डी नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जो भी आंसर जानते हैं आप अपने से खुद से दोस्तों करेक्ट करें। इसका जो आंसर होगा ये सी नंबर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया था। अगला नंबर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो 1784 के द्वारा दोस्तों किसका गठन किया गया था आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो किया गया था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था 1784 के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। अगला नंबर सवाल है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये दोस्तों जो व्यवस्था की गई थी ये भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। अगला नंबर सवाल है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, यहाँ पे दोस्तों जो होगा ये चीन होगा, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार को, ये कौन से चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। आपको आंसर देना है दोस्तों ये सभी में से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों चाय और चीन के साथ जो व्यापार था दोस्तों ये इनका अभी भी एकाधिकार था। अगला नंबर सवाल है हम लोग का 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला था। तो जो धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला था वो किन धर्म के लोगों को मिला था। तो ये दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचारकों को मिला था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला नंबर सवाल है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में से लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। तो ये जो संप्रभुता को दोस्तों भारतीय राज पे जो दोस्तों कठोर कर दिया गया था ये ब्रिटिश क्राउन को कर दिया गया था दोस्तों भारतीय राज पर। अगला नंबर सवाल है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। मूल संरचना का जो सिद्धांत निर्धारित किया था वो कौन किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो आपको सही लगता है आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केशवानंद भारतीवाद होगा, जो कि 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य में दोस्तों ये केस था दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों मूल संरचना का बात कही गई थी। अगला नंबर सवाल है चार्टर एक 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई। तो 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों जो घटाकर कर दी गई निर्देशक मंडल की संख्या वो कितनी कर दी गई आपको आंसर में बताना है। तो इसमें दोस्तों 18 कर दी गई थी। अगला नंबर सवाल है किस वर्ष ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो कंपनी का जो शासन लिया था अपने हाथ में वो कब लिया था आपको अपना आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1858 ईस्वी में ले लिया था। 1857 ईस्वी में दोस्तों
1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद 1 साल बाद दोस्तों 1858 ईस्वी का एक्ट आया दोस्तों। उसी के तहत दोस्तों ब्रिटिश राज ने दोस्तों कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था। अगला नंबर सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? आपको आंसर देना है। ये जो सृजन किया गया था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया था। अगला नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो ये मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कितने सदस्य थे और वो सदस्य कौन कौन थे। 18 नंबर है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद जो निर्मित किया गया था ये किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? इसका आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला नंबर है, 1892 के अधिनियम द्वारा भारत को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो 1892 के अधिनियम के तहत दोस्तों बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला नंबर सवाल है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? आपको ऑप्शन में जो दिख रहा है उस पर आप सही सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसा क्षेत्र दोस्तों जहाँ पे जो संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों वहीं से दोस्तों ये अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी दोस्तों जिसकी संख्या जहाँ ज़्यादा है, जिस जाति की संख्या या धर्म की संख्या ज़्यादा है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा दोस्तों। और ये दोस्तों अंग्रेज़ों की नीति थी। इसी के तहत दोस्तों इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा कर दिया था दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम दोस्तों 1857 की क्रांति में दोनों मिलकर बहुत अहम भूमिका निभाए थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा दोस्तों 1909 के द्वारा दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया था दोस्तों। सवाल दोस्तों ये भी पूछता है कि हिंदू मुस्लिम को अलग कब किया गया था, कौन से अधिनियम सुधार के द्वारा किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। अगला नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है दोस्तों। अगला नंबर सवाल है, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? तो 1919 अधिनियम के तहत दोस्तों ये द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। अगला नंबर सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन से प्रेरित थी? तो ये दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम जो प्रेरित थी ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन से प्रेरित थी। आपको बताना है दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है दोस्तों ये कमेंट में कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
अगला नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी, तो ये संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। अगला नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार के शासन स्थापित किया था। तो ये दोस्तों आपको आंसर देना है 1935 के द्वारा दोस्तों केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो देश शासन स्थापित किया था। अगला नंबर है 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत को जो प्रांतों में शक्ति प्रदान की गई थी वो स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका मतलब है दोस्तों प्रांत जो है वो खुद से डिसीजन ले सकता है। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया था। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई थी ये दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला नंबर है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत से कौन सा अलग हुआ था। तो भारत से कौन अलग हुआ था दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये जो अलग हुआ था ये म्यांमार हुआ था दोस्तों, बर्मा इसी का पुराना नाम है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था। तो संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन जो किया गया था ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, आपको आंसर में बताना है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किया गया था। अगला नंबर सवाल है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो ये किसने कहा था, आप यहाँ पे ऑप्शन देख के इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। इन्होंने दोस्तों कहा था यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अगला नंबर है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको इसका आंसर देना है कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विलियम वुड हो जाएगा। ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये तीनों इनके सदस्य थे। आप इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, पैट्रिक रोलेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन लेकर भारत आए थे। अगला नंबर है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। कौन ऐसे पार्टी थे जिन्होंने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था संविधान के रचना करने के लिए। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्वराज पार्टी ने किया था दोस्तों। इनकी जो स्थापना हुई थी ये 1923 में हुई थी। इनको ये पार्टी की जो स्थापना किए थे दोस्तों वे मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू और दोस्तों चित्तरंजन दास दोस्तों, चित्तरंजन दास दोस्तों, इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने दोस्तों संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला नंबर है स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती
सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने किसने किया था दोस्तों? इसका आप आंसर दीजिए। संविधान निर्माती सभा का विचार जो प्रस्तुत किए थे वो M.N. रॉय ने किए थे। अगला नंबर है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो ये किसने कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला नंबर सवाल है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। अगला नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? आपको इसका आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 389 होंगे दोस्तों। इनके दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना के अधीन दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य की जो संख्या थी दोस्तों ये टोटल 15 सदस्य थी दोस्तों। ऑप्शन ए नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो इसका दोस्तों आप आंसर दे दोस्तों। देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 296 और 93 सीट दोस्तों। देशी रियासत को जो सीट मिली थी वो 93 सीट मिली थी। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर सवाल है दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। ये सब जितने भी सवाल है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम बैठक में दोस्तों भारतीय संविधान सभा में जो भाग नहीं लिए थे वो कौन नहीं लिए थे? आपको इनका आंसर देना है। वो मुस्लिम लीग ने दोस्तों नहीं भाग लिया था। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? आपको इनका सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला नंबर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो दोस्तों इनका आपको करेक्ट आंसर देना। इनका जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए थे दोस्तों? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे उद्देश्य प्रस्ताव। अगला नंबर सवाल है, B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो वो कौन से मंत्री थे दोस्तों? इनका आपको करेक्ट आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कानून मंत्री थे। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों वो B.N. राव थे।
अगला नंबर सवाल है, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियां का गठन किया गया था। तो कितने मुख्य समिति का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए, इनका आपको करेक्ट आंसर देना। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 समिति का गठन किया गया था। अगला नंबर सवाल है, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन दोस्तों नीचे में है। इनका दोस्तों जो सही आंसर है वो यहीं पे दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। दोस्तों हम लोग राजेंद्र प्रसाद को टिक मार चुके हैं। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनका दोस्तों आपको सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने दोस्तों एक आंदोलन किया था दोस्तों, जिसे बारदोली आंदोलन कहते हैं। बारदोली आंदोलन कहते हैं। ये दोस्तों गुजरात में किया था। ये कितने ईस्वी में किया था दोस्तों, आपको इनका आंसर देना है। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर दोस्तों 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। इनका जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो ये 19 अगस्त 1947 में किया गया। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो संविधान के प्रारूप पे जो प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, आपको आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन हुआ था। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, आपको इसका आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण तैयार हो गया था। अगला नंबर है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ये कब हुई थी, इनका आपको सही जवाब देना। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 जनवरी 1950 में दोस्तों इनकी अंतिम बैठक हुई थी। अगला नंबर सवाल है हम लोग का, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। तो प्रभावी जो होने वाले जो अनुच्छेद थे वो 16 अनुच्छेद थे। अगला नंबर है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 12 होगा दोस्तों। ये 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए। अगला नंबर सवाल है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो संविधान सभा को कितना समय लगा था, इसका आपको सही आंसर देना है। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर देना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन होगा। अगला नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इनका आपको करेक्ट आंसर देना है इसको कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला नंबर सवाल है, भारत का संविधान दिवस कब आता है। भारत का संविधान दिवस कब आता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर होगा
ये 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस आता है। अगला नंबर है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान लिखा गया है हाथ से। अगला नंबर सवाल है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आपको सही आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र होने के बाद? इसका आपको सही ऑप्शन देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो R.K. पनमुखम चेट्टी होंगे, जो कि भारत आज़ाद होने के बाद पहले वित्त मंत्री R.K. पनमुखम चेट्टी थे। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र कानून मंत्री कौन थे, इसका आपको सही आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे आज़ाद होने के बाद। अगला नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आपको इनका सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो अबुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।